नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण छायावाद को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम छायावादोत्तर काल को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और विषय के रूप में यदि हिंदी को चुना है तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी मैं महत्वपूर्ण तथ्य बतलाती हूँ वो परीक्षा में आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो छायावादोत्तर काल के ऊपर। छायावादोत्तर काल में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद को, जिसका समय काल है 1936 से 1942 ईस्वी। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1936 से 1942 ईस्वी का जो समय काल है वो प्रगतिवाद के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो आज सर्वप्रथम हम प्रगतिवाद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अर्थात प्रगतिवाद की हम बात करें तो इसकी स्थापना ही 1936 में होती है, जहां से प्रगतिवाद प्रारंभ होता है और इसकी समय सीमा भी प्रारंभ होती है। यह जो प्रगतिशील लेखक संघ था, लखनऊ में इसका अधिवेशन किया गया अप्रैल 1936 में, और इसके प्रथम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष के रूप में मुंशी प्रेमचंद थे। तो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मुंशी प्रेमचंद थे, और ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो इसे अच्छे से याद करिएगा। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। अर्थात कह सकते हैं कि गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की जो स्थापना थी, यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। यानी 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल से ही पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के गठन की बात की जाए तो ये सारे नाम आते हैं। कौन कौन? तो मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन, जिन्होंने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अर्थात प्रगतिवाद के सैद्धांतिक आधार की बात की जाए तो इसका आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और प्रगतिवाद का भी यही आधार रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यानी कि ये जो प्रगतिवाद साहित्य में आया है, ये उसी का रूप कह सकते हैं जो रूप राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद का है या फिर साम्यवाद का है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया भी है कि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। बच्चन सिंह की बात करें तो उन्होंने पंत की युगवाणी जो रचना है उसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रगतिवादी काव्य आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, पंत की युगवाणी को माना है बच्चन सिंह ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। आगे हम कुछ प्रमुख कवि को देख लेंगे कालक्रम के अनुसार।
जिसमें सर्वप्रथम हम केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 2000 में। जन्म स्थान कमसिन, बांदा जिला। माता पिता का नाम हनुमान प्रसाद तथा घिसट्टो, पत्नी पार्वती। प्रथम जो संग्रह थी केदारनाथ अग्रवाल की वो थी युग की गंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा, इसे अच्छे से देखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ साथ इनका जन्म का समय भी सन 1911 ईस्वी, इसे भी याद रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। किस उपनाम से? तो बालेंदु के उपनाम से रचनाएं करते थे केदारनाथ अग्रवाल। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे, और उस समय वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखा करते थे और बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तो बालेंदु उपनाम की बात करें तो ये नाम केदारनाथ अग्रवाल का है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद भी देश विदेश की कविता शीर्षक से किया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि देश विदेश की कविता शीर्षक से किसने तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है? तो केदारनाथ अग्रवाल ने किया है, देश विदेश की कविताएं शीर्षक से। आगे हम केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार देखेंगे, जो इस प्रकार है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994 और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल की ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में इन रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, तो आपको क्रम इसका याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे आप अच्छे से याद रखिएगा, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। परीक्षा में इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे हम नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे, जो इस प्रकार है। जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1998, जन्म स्थान तरौनी दरभंगा, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, माता पिता गोकुल मिश्र और उमा देवी, उपनाम यात्री और नागार्जुन, अर्थात ये यात्री नाम से भी रचनाएं करते थे और नागार्जुन के नाम से भी रचनाएं ये करते ही हैं। तो नागार्जुन का मूल नाम और उपनाम परीक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनका जन्म समय एवं जन्म स्थान। आगे देखेंगे, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था, जैसा कि अभी हमने देखा कि यात्री उपनाम से रचनाएं भी करते हैं। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे, अर्थात यात्री नाम से वो संस्कृत और मैथिली में कविता लिखते थे। वहीं नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो नागार्जुन की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना, और वो भी खड़ी बोली में प्रकाशित रचना कौन सी है? राम के प्रति। सन 1935 ईस्वी में लाहौर से एक साप्ताहिक पत्र जो निकलती थी विश्व बंधु, उसमें ये छपी थी। आगे हम देखेंगे नागार्जुन की रचना का जो कालक्रम है उसे, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देख लेंगे। युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980,
तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। इस प्रकार ये रचनाएं तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ इनका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में रचनाएं भी पूछी जाती है और इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हम आगे चलेंगे। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है और देखिए नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहि नग्नगाच शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रहि नग्नगाच, साथ साथ परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है, तो पत्रहि नग्नगाच की भाषा मैथिली है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहि नग्नगाच में नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1968 ईस्वी में, जिसमें 52 कविताएं संकलित है, मैथिली भाषा में है यह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो नागार्जुन स्वयं अपनी किस कविता को बताते हैं? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में बताते हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? तो नुक्कड़ कविता नागार्जुन की कविताओं को कहा है बच्चन सिंह ने। इसे अच्छे से याद रखिएगा, नेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ हम नागार्जुन की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतोरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है नागार्जुन की। परीक्षाओं में इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसके क्रम को भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, नेट की परीक्षा में भी देखिए पूछा गया था कि प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। आगे हम शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में तथा मृत्यु 2002 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान झगरपुर, उन्नाव। मूल नाम शिवमंगल सिंह, उपनाम सुमन था। इनका प्रथम संग्रह हिल्लोर है जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो हिल्लोर बहुत महत्वपूर्ण है शिवमंगल सिंह सुमन जी का। साथ ही साथ सभी रचनाकारों का जन्म काल के आधार पर क्रम भी सजाने को पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इस जन्म काल को भी आप अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, आगे शिवमंगल सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे, जैसे हिल्लोर, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसमें हिल्लोर, मिट्टी की बारात बहुत महत्वपूर्ण। मिट्टी की बारात कई बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है कि किसका है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध जो कविताएं हैं वो निम्न है। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविताएं शिवमंगल सिंह सुमन को, इसे अच्छे से देखिएगा। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली शिवमंगल सिंह सुमन की कविताएं हैं। आगे हम वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे जो इस प्रकार है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को त्रिलोचन के नाम से हम जानते हैं हिंदी साहित्य में। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी तथा मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर। मूल नाम वासुदेव सिंह, उपनाम त्रिलोचन,
प्रथम संग्रह धरती सन 1945 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण है ये। कभी कभी त्रिलोचन का मूल नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, वासुदेव सिंह है इनका मूल नाम। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, तो अवध का किसान कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न बनता है तो कौन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन प्रसिद्ध है। और ये कहा किसने है, मुक्तिबोध ने कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सूची इस प्रकार दिया हुआ है, हम देख लेंगे। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं त्रिलोचन की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ इन रचनाओं का क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित है। तो अमोला जो रचना है वो त्रिलोचन जी की है और अवधि भाषा में है। साथ साथ ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें 2700 बरवे संग्रहित है। 1990 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, तो इसे एक बार ध्यान रखिएगा। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य में त्रिलोचन सोनेट के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कई बार, और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सोनेट के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है हिंदी में। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम रांगे राघव के बारे में पढ़ेंगे। रांगे राघव का जो समय काल है वो है 1923 से 1963 ईस्वी और इनका मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि रांगे राघव का मूल नाम क्या है, तो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न है, अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली। तो ये इनकी 3 प्रमुख काव्य रचना है जो कि आख्यात्मक है। इसे एक बार अच्छे से देखिएगा, अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली। अजेय जो खंडहर रचना है इनमें 3 शीर्षक है, झनकार, ललकार और हुंकार, और ये स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन भी है इसमें। तो इसे अवश्य देखिएगा अच्छे से कि अजेय खंडहर जो कि रांगे राघव की रचना है, 3 शीर्षकों में है, झनकार, ललकार और हुंकार, और इसमें स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थल का वर्णन किया हुआ है। वहीं रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य भी हैं, पिघलते पत्थर 1946 ईस्वी तथा राह के दीपक। ये दोनों मुक्तक काव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और रांगे राघव के हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। इसे भी अच्छे से देखिएगा। आगे हम कुछ प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमने अभी तक जो भी प्रगतिवादी कवि पढ़े हैं उनमें से कौन कौन है। तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव को हमने पढ़ा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो आपको सही उत्तर को टिक लगाना होता है। तो आप अच्छे से देखिए इसको कि कौन कौन से प्रगतिवादी कवियों में शामिल है। अब हम प्रगतिवादी ये जो सभी कवि हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल को। धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। ये मैके में आई बेटी की तरह मगन है, बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। नेट की परीक्षा में ये पूछी भी गई थी, तो महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। अगला, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेट की परीक्षाओं में कई बार ये पंक्तियां पूछी गई है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। तो क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। अगला,
मांझी ना बजाओ वंशी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। नेट की परीक्षा में कई बार ये पूछी गई हैं, तो आप अच्छे से इसे देखिएगा कि मांझी ना बजाओ वंशी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। अगला, कांग्रेस की राज में आई नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। अगला, काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। तो इस प्रकार आपने केदारनाथ अग्रवाल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखा। जिन पंक्तियों को मैंने महत्वपूर्ण बतलाया है उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा में उससे अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हम नागार्जुन की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। नागार्जुन की सभी काव्य पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। अगला, याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। तरुणी ग्राम से संबंधित है नागार्जुन, उनका जन्म स्थान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सभी काव्य पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अगला, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा। कई बार ये पंक्तियां विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। आगे देखेंगे, अगला, घून खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे भी अच्छे से देखिएगा। नागार्जुन की है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ये बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो इसके आधार पर आप याद रखिएगा कि नागार्जुन की काव्य पंक्तियां और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो इस प्रकार आपने देखा नागार्जुन की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आगे हम त्रिलोचन को देख लेंगे। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। अगला, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। इसी में अगला है, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के सर से दूर भगा दी। ये सभी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे पहली, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये वाली पंक्तियां हो, या फिर यूं ही मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, ये सभी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। नेट की परीक्षा में ये पंक्ति कई बार पूछी भी गई है कि जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के सर से दूर भगा दी। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं, तो त्रिलोचन की काव्य पंक्तियां हैं। आगे हम रामधारी सिंह दिनकर जी को देखेंगे, जिनका समय काल 1908 से 1974 ईस्वी है और इनका जीवन जो क्रम है और इनका जो समय काल है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। इसलिए देखिए, इनको प्रगतिवाद से थोड़ा सा अलग रखकर अलग से इसके बारे में दिया गया है, क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है इससे कि कौन राष्ट्रीय चेतना के कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी भी है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है कि समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को देखेंगे।
ये महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ परीक्षा में क्रम के आधार पर भी पूछी जाती है कि दिनकर की रचनाओं का क्रम बताइए, या फिर इनकी रचनाओं को ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। कभी कभी इन काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षा की दृष्टि से देख लेंगे। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। और याद रखिए कि यह क्या है, प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र। अगला है सामधेनी 1947 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी। और रश्मिरथी एक खंड काव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है नील कुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी। और यह एक गीति नाट्य है, बहुत महत्वपूर्ण है उर्वशी, दिनकर की रचना। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्माराम की आंखें 1964 ईस्वी, हारे के हरि नाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। तो इस प्रकार ये सभी प्रमुख रचनाएं दिनकर की है। इसका क्रम आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे है कि दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त जी के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि किस कवि ने स्वयं को माना है, तो दिनकर ने माना है। और किसके सामने, तो मैथिली शरण गुप्त के सामने माना है। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है यह। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य, बहुत महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी, 1961 ईस्वी की है। इसे गीति नाट्य के रूप में भी जाना जाता है। तो उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था दिनकर जी को। इसे गीति नाट्य भी माना गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उर्वशी महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। अगला, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं दिनकर की, इसे अच्छे से देखिएगा। हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। अगला, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडिव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो इस प्रकार हमने प्रगतिवादी काव्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर दिया है। आगे हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल के साथ जुड़ सके तथा इन सभी वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में प्रयोगवाद और नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।